नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने जो भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो NCERT 10th अध्याय नंबर 3 है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसका जो पहला जो टॉपिक था, आधुनिक युग से पहले वो सिल्क मार्ग, जो व्यापार है वो किन देशों के साथ होता था, कैसे होता था, और जो प्राचीन जो यात्री थे वो अपना जीवन वो कैसे व्यतीत करते थे, वो किस किस तरह वो कुशलतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अपनी यात्राएं करते थे, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आज जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा विजय, बीमारी और व्यापार। 1.3 है विजय, बीमारी और व्यापार। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही, क्या कमी है, ये ज़रूर बताएं कि कैसे इसमें जो है कुछ कमियां हैं वो ज़रूर बताएं। और आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे, तो पूरा आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। कि 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने कहाँ का रास्ता ढूंढा था, एशिया तक का रास्ता ढूंढा था। यूरोपियों ने कौन सी शताब्दी में एशिया का रास्ता ढूंढा था, तो 16वीं शताब्दी में। कौन सा? 16वीं शताब्दी में पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे थे। कि 16वीं शताब्दी में कौन सी शताब्दी है? 16वीं शताब्दी है। और कौन है? यूरोपीय लोग है, जहाजियों ने, यूरोपीय जहाजियों ने कहाँ तक का रास्ता ढूंढा था? एशिया तक का। और वो कहाँ, कौन से सागर को पार कर गए थे? पश्चिमी सागर को पार करते हुए कहाँ जा पहुंचे थे? तो हम कहेंगे कि अमेरिका जा पहुंचे थे, अमेरिका जा पहुंचे थे। पूरा आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। जो पूरा आधुनिक विश्व है वो कैसा दिखाई देने लगा? छोटा। तो हमारे यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 16वीं शताब्दी में जहाज, यूरोपीय जहाजियों ने कौन सा रास्ता ढूंढा था? तो हमारा आंसर आएगा एशिया तक। और किस सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे थे? तो आंसर आएगा हमारा पश्चिमी सागर। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन है, एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि पूरा आधुनिक विश्व युद्ध बहुत छोटा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। कि कह रहे कि पूरा आधुनिक कैसा दिखाई दे रहा था? छोटा सा दिखाई दे रहा था। कई सदियों तक हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप ने इन प्रभावों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। कि भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते में क्या एक बिंदु था? एक अहम बिंदु था जो पूरे नेटवर्क में इस इलाके को भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से ये आवाजाही जो आना और जाना है और बढ़ने लगा। इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी थी। और किस तरफ मुड़ने लगी थी? यूरोप की तरफ मुड़ने लगी थी। और अपनी खोज से पहले लाखों साल में अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। कि कह रहे कि जो अपनी खोज से लाखों साल पहले अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, अमेरिका का कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका ने एक खोज करते हैं, लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ पर हर दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगा। कि कह रहे कि अपनी खोज से पहले लाखों साल में अमेरिका का कोई दुनिया में कोई संपर्क नहीं था, और लेकिन 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग बदलने लगा था। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं कौन से है? कौन सा जगह है? पेरू और मेक्सिको। कौन से स्थान है जी? पेरू और मेक्सिको से कौन सी चीज़ें निकलती है? कीमती चीज़ें निकलती हैं, जैसे धातुएं। खासतौर से चांदी ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया है। कि पेरू और मेक्सिको में कौन सी धातुएं निकल रही हैं? जो चांदी की धातु है वो यूरोप की संपदा को बढ़ाया। और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले
पश्चिमी जो एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान किया, कि पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उससे व्यापार को गति प्रदान किया। कौन से स्थान पे है जिसने चांदी और धातुओं की वो संपदा है, वो कीमती चीज़ें मिली थी, वो है पेरू और मैक्सिको की जो खाने हैं। पेरू और मैक्सिको में कौन सी खाने? चांदी की खाने हैं, जिसने पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार की गति को प्रदान की। 17वीं शताब्दी में आते आते 16वीं शताब्दी में पढ़ा कि कैसे ये हुआ। 17वीं शताब्दी में आते आते यूरोप पर दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे, कि 17वीं शताब्दी में कौन से किस्से हैं बनने लगे, कि किस पर दक्षिण अफ्रीका के बारे में, धन संपदा के बारे में, साउथ जो अफ्रीका है और यूरोप में धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे, कि कौन से शहर को सोने का शहर मानने लगे थे? तो एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत सारे खोज अभियान शुरू किए गए थे। तो इस तरह हमने देखा कि जो पेरू और मैक्सिको है वहाँ से खाने मिली हैं, सोने जो चांदी की खाने मिली थी। इससे क्या हुआ, इससे यूरोप की संपदा को बढ़ाया। और इसके साथ साथ 17वीं शताब्दी में हमने क्या देखा कि जो दक्षिण अफ्रीका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। और एक सोने का शहर किसे कहा गया था? एल डोराडो को सोने का शहर कहा गया था। 16वीं सदी के मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला वो शुरू हो गया था, कि 16वीं शताब्दी के मध्य है आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय है का सिलसिला है, सेनाओं की जो जीत है उनका सिलसिला भी शुरू हो गया था। और अब अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि 16वीं शताब्दी का मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश जो विजय की जीत का चक है, जो सेनाओं ने विजय की जो जीत का सिलसिला है वो शुरू किया और अमेरिका को क्या बना दिया? उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर ही नहीं जीतती थी। यूरोपीय सेनाएं किसके बल नहीं? सैनिक ताकत के दम नहीं, स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई भी नहीं था। ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे, कि कह रहे हैं कि इसमें ये बात बता रहे हैं कि स्पेनिश सेना जो विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई नहीं भी था, परंतु ये जो हथियार थे ना वो चेचक के कीटाणु थे। स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया में अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाले इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। क्या रहे कि इनके पास क्या था? हथियार नहीं थे। इनके पास क्या थे? हथियार नहीं थे जी, परंतु इनके पास क्या था? एक बीमारी, जो चेचक के जो कीटाणु थे वो साथ लेकर आ रहे थे और जिसके कारण लोग इनकी चपेट में आ रहे थे, जो बचने की रोग प्रतिरोधकता क्षमता नहीं थी लोगों के पास। और फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। चेचक से जो बीमारी है ये पूरे महाद्वीप में फैल गई, रुकने का कोई नाम नहीं था। और जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। जो यूरोपीय लोग भी नहीं पहुँचे थे वो भी इस बीमारी के कारण है इस चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला, पूरे जो समुदाय थे उनको नष्ट कर दिया। इस तरह घुसपैठियों को जीत का रास्ता आसान होता चला गया। घुसपैठियों को जो इनको क्या है, इस तरह धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो रही थी और ये धीरे धीरे अंदर है वो घुसपैठ कर रहे थे। बंदूकों को तो खरीद कर छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसी बीमारी के मामले तो ऐसा नहीं किया। कि कह रहे हैं कोई अगर बंदूक होती तो उसको छीन कर उनके हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु ये रोग था, इसके सामने तो किसी का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बीमारी थी, वो बीमारी चेचक थी और हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनसे शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। 19वीं सदी में
किसका साम्राज्य था? भूख और गरीबी का था। यूरोप में बेहिसाब भीड़ थी, बीमारियों का बोलबाला था, धार्मिक टकराव आम में थे, धार्मिक असंतुष्टों का कड़ा दंड दिया जाता था। वजह से हजारों लोग यूरोप में भागकर अमेरिका जाने लगे। यूरोप के लोग कहाँ जाने लगे? अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका में पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद 18वीं शताब्दी के काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता। किसको धनी देशों में गिना जाता था? 18वीं शताब्दी में समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 18वीं शताब्दी की बात है जी। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। एशिया व्यापार में भी चीन और भारत का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ क्या संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। कि विश्व व्यापार का केंद्र किसकी ओर खिसकने लगा? पश्चिम की ओर। क्यों? चीन में घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते के कारण अब यूरोप विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब जो विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन बन गया था? यूरोप कह रहा है। यूरोप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कौन बन गया? यूरोप बन गया जी। और 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। कुछ शब्द है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कि जैविक युद्ध न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। कि छोटी चेचक है उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। देशी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी खत्म हो चुकी है। इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत में हमें मालिकाना दे दिया। नई शब्द असंतुष्ट, जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता। जो स्थापित और विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता वो क्या? असंतुष्ट। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम 2 क्लास है वो 2 अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद वो हम अध्ययन कर चुके हैं। जो साथी उन वीडियो को नहीं देखे उन वीडियो को जरूर देखें। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और थैंक यू ऑल ऑफ यू।